10 नवंबर 2025 का दिन। वक्त शाम का था और शहर था दिल्ली कि जब लोग किसी भी खतरे से गाफिल हर दिन की तरह दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे कि तभी अचानक से दिल्ली के मशहूर लाल किले के सामने एक काफी बिजी सड़क के ऊपर एक बड़ा धमाका होता है। एक ऐसा धमाका कि जिससे सब कुछ हिल गया। चंद सेकंड्स के लिए तो पहले तो हर तरफ खामोशी छा गई और उसके बाद जब ये सन्नाटा टूटा तो हर तरफ चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अफरा तफरी का माहौल था और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस जिसको जिधर मौका मिल रहा था या जिधर सही लग रहा था वो उधर को ही भागने लग जा रहा था। कार से होने वाला ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा और खतरनाक था कि इस कार के आसपास में बाकी जितनी कार्स थी या बाकी गाड़ियां थीं उनके तो पूरी तरीके से परखचे ही उड़ गए, जबकि जो दूसरी बाकी गाड़ियां थीं जो काफी दूरी पर मौजूद थीं उनके भी शीशे टूट गए। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि बहुत बहुत दूरी पर मौजूद जो कुछ बिल्डिंग्स थीं उनके भी शीशे टूट गए थे। अब जब गाड़ियों के ही पूरी तरीके से परखचे उड़ गए थे तो उसमें बैठे हुए जो लोग थे उनका क्या हाल हुआ होगा ये हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जान गंवाने वाले लोगों की जो लाशें थीं उनके जो बिखरे हुए टुकड़े थे, जो गोश्त के लोथड़े थे, वो बाद में लोगों को घटना वाली जगह से बहुत बहुत दूरी पर जाकर मिले थे। इस होने वाले खतरनाक धमाके के कुछ वक्त के बाद ही ये कंफर्म हो चुका था कि इसमें जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 12 पर पहुंच चुका है, जबकि 20 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। मगर अब कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी तो वही 12 वाला आंकड़ा 13 पर पहुंच चुका है और जो लोग घायल हैं उसमें से भी कई की हालत सीरियस बताई जा रही है। अब साथियों, जब इतना बड़ा धमाका हुआ था तो जाहिर है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी कोहराम मचना लाजमी बात थी। किसी ने फौरन गवर्नमेंट से सवाल करने शुरू कर दिए तो सोशल मीडिया पर मौजूद किसी ट्रोल ने इंडिया के लगभग सभी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। किसी ने ऐसे मामलात को देखने वाली देश की एजेंसीज पर सवाल उठाए कि वो कहाँ थीं और क्या कर रही थीं। तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ इस धमाके और इस हमले में टर्की का भी बड़ा रोल है। ऐसे ही अलग अलग कंफ्यूजिंग चीजों की वजह से आप में से भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी भी इस पूरे मामले की हकीकत को समझ नहीं सके हैं कि आखिर दिल्ली में उस दिन हुआ क्या था, कार में बैठा हुआ वो इंसान कौन था और उसने ये बड़ा धमाका क्यों किया था। और हाँ, एक और जरूरी चीज ये कि इस पूरे मामले में टर्की वाला वो क्या एंगल है कि जिसको लेकर मीडिया में आजकल काफी कोहराम मचा हुआ है। तो दोस्तों, दिल्ली के इस मामले की पूरी और असली कहानी समझने के लिए हमें 10 नवंबर से भी लगभग 10 दिन पीछे जाना होगा। ये 1 नवंबर के आसपास की बात है कि जब कश्मीर घाटी के अंदर कुछ दीवारों पर एक खास किस्म के पोस्टर्स चिपकाए गए थे कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक आतंकवादी ग्रुप जैश ए मोहम्मद से था। जी हाँ, वही जैश ए मोहम्मद कि जिसका सरगना वो मसूद अजहर है कि जो इंडिया में होने वाले पार्लियामेंट अटैक समेत कई बाकी हमलों में भी शामिल रह चुका है और जिसको किसी दौर में इसके ग्रुप ने भारत से रिहा करवाने के लिए भारत का एक प्लेन भी हाईजैक किया था। तो अब हुआ ये कि जैसे ही इंडिया की खुफिया एजेंसीज की नजर इन पोस्टर्स के ऊपर पड़ी तो उन्होंने फौरन छानबीन शुरू कर दी और इसी छानबीन में वो एक इंसान तक पहुंचे कि जिसका नाम था डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर मुजम्मिल से अभी पूछताछ चल ही रही थी कि ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए पोस्टर्स तुमने क्यों छपवाए हैं या फिर क्यों चिपकाए हैं, कि तभी अचानक से 5 नवंबर को खबर आती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही जम्मू कश्मीर से बहुत दूर यूपी के सहारनपुर में जाकर एक और बंदे को गिरफ्तार किया है। ये बंदा कि जिसका नाम डॉक्टर आदिल है, इसको गिरफ्तार भले ही यूपी के सहारनपुर से किया गया मगर ताल्लुक इसका भी कश्मीर से ही था। जम्मू कश्मीर पुलिस आदिल को गिरफ्तार करके जब कश्मीर लेकर गई और पूछताछ शुरू की तो बहुत जल्द ही ये कंफर्म हो गया कि पहले जिसको गिरफ्तार किया गया था मतलब कि डॉक्टर मुजम्मिल और ये कि जिसको यूपी से गिरफ्तार किया गया था डॉक्टर आदिल, इनका आपस में कनेक्शन है, बल्कि ये दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कंफर्म हो जाने के बाद अब दोनों ही लोगों से अलग तरीके से पूछताछ शुरू की गई और इसी छानबीन में पता ये चला कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो दरअसल फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता है और फरीदाबाद के अंदर ही किराए पर लिए हुए एक मकान में रहता है। कुछ वक्त के बाद मतलब कि 9 नवंबर के दिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है और अचानक से फरीदाबाद के अंदर मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर मौजूद एक मोहल्ले के एक घर में छापा मारती है। ये वही घर था कि जिसको डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा किराए पर लिया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छापे में इस घर से लगभग 350 किलो के करीब विस्फोटक मिला
और इससे जुड़ी हुई जो बाकी चीजें होती हैं वो भी मिली। तलाशी के दौरान ही जब ये टीम घर के नीचे पहुंची तो वहां पर एक कार भी खड़ी हुई थी और उस कार की तलाशी में उसके अंदर से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद होती है। बाद में पता चला कि ये कार एक लेडी की है कि जिनका नाम है डॉक्टर शाहीन और ये डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त भी हैं। फरीदाबाद में जब ये सर्च ऑपरेशन और भी आगे बढ़ा और पूछताछ बढ़ाई गई तो यहाँ से टीम को एक और भी सुराग मिला और फिर उन्होंने फरीदाबाद से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक गांव में छापा मारा। यहाँ पर जिस घर में छापा मारा गया वो एक मौलाना का घर था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर के अंदर डॉक्टर मुजम्मिल के घर से भी कहीं ज्यादा विस्फोटक सामान मिला। तो अब तक 4 लोग जख्मी आ चुके थे, मतलब कि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और ये गांव के मौलाना के जिनके घर पर छापा हुआ था, और चौथी वो लेडी डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर शाहीन। अब इनमें से 3 तो पुलिस की गिरफ्त में भी थे, मगर जो चौथी मतलब कि डॉक्टर लेडी थी वो अभी भी फरार थी। इन तीनों से जब और पूछगछ की गई तो यहाँ पर एक चौथे आदमी का नाम सामने आया जिसका नाम था डॉक्टर उमर। अब जैसे ही पुलिस को डॉक्टर उमर के बारे में पता चलता है तो वो फौरन ही तलाश शुरू कर देती है। ये तो कंफर्म था कि ये बंदा भी फरीदाबाद से ही है, लेकिन है कहाँ ये नहीं पता था। मुखबिरों के जरिए से जल्द ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मगर इसी कोशिश के बीच ही 9 नवंबर का पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई और फिर जल्द ही ये रात भी गुजर गई। अगली सुबह मतलब कि 10 नवंबर के दिन फिर 8:13 पर बदरपुर नाम के एक इलाके में जो फरीदाबाद में ही आता है और दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद है और जहां पर एक टोल प्लाजा मौजूद है, वहां पर सीसीटीवी में एक कार कैप्चर होती है। ये कार जो i20 थी और जिसका कलर सफेद था, इसके अंदर यही डॉक्टर उमर बैठा हुआ था, मगर इसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। मास्क पहना हुआ ये बंदा बाकी तमाम लोगों की तरह इस टोल प्लाजा पे रुकता है और फिर यहाँ से गुजर जाता है। इसके बाद जाहिर है ये बंदा दिल्ली में एंटर कर गया था और अगले कुछ घंटों तक कहाँ रहा, कहाँ टहलता रहा, इसकी अभी तक कुछ खबर नहीं मिल सकी है। लेकिन हाँ, लगभग 7 घंटे गुजर जाने के बाद दोपहर के 3:19 पर एक बार फिर से ये कार एक कैमरे के अंदर कैद होती है और इस बार ये कार जहां पर कैमरे में कैद हुई थी वो दरअसल लाल किले के आसपास का इलाका था। दरअसल बात ये है कि लाल किले के इहाते में एक पार्किंग है कि जिसको सुनहरी मस्जिद पार्किंग के नाम से जाना जाता है। उसी पार्किंग के अंदर इस बंदे ने अपनी कार से एंट्री ली थी। एंट्री लेने के बाद इसने वहां पर अपनी कार को पार्क किया, मगर हैरानी की बात ये है कि इस बंदे ने अपनी कार तो वहां पर पार्क की, मगर ये खुद वहां से उतरा नहीं, बल्कि अगले लगभग पूरे 3 घंटे तक ये बंदा अपनी ड्राइवर सीट पर ही बैठा रहा। और इस पूरे लंबे वक्त में इस बंदे ने अपने मुंह पर लगा हुआ जो मास्क था वो भी नहीं हटाया। 3 घंटे का एक लंबा वक्त पार्किंग में गुजर जाने के बाद फिर शाम में 6:23 पर यह बंदा अपनी गाड़ी लेकर पार्किंग से बाहर निकलता है और पार्किंग से निकलते हुए ही एक बार फिर से ये तीसरी बार एक कैमरे में कैद होता है। अब क्योंकि दोस्तों बात ये है कि इस इलाके के साथ साथ दिल्ली में जितने भी ऐसे इलाके हैं कि जो काफी बिजी रहते हैं और खास तौर से शाम के वक्त ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं तो वो दरअसल आगे नहीं बढ़ रही होती हैं बल्कि रेंग रही होती हैं। तो जब ये बंदा अपनी i20 लेकर उस पार्किंग से निकलता है और आगे बढ़ना शुरू करता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी गाड़ी भी उस जाम के अंदर रेंग ही रही थी। पार्किंग से बाहर निकलने के बाद अभी 15 मिनट ही गुजरे थे और इसकी ये गाड़ी भी रेंगते रेंगते बमुश्किल 400 से 500 मीटर ही आगे बढ़ी होगी कि वही खतरनाक धमाका होता है कि जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। उस जाम में मौजूद आसपास में जितनी भी गाड़ियां थीं जो इस गाड़ी से चिपक कर चल रही थीं, वो पल भर के अंदर आसमान में उड़ गईं। ये धमाका करने वाली जो i20 गाड़ी थी, इसका भी जो कुछ बाद में बचा था उसको देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि जो फटने वाला पूरा मटेरियल था, बारूद या जो कुछ भी, वो दरअसल इस गाड़ी के पिछले हिस्से में रखा हुआ था। अब इस पूरे मामले में पहली हैरान कर देने वाली चीज कि जो काफी डिस्कस की जा रही है वो ये है कि ये इंसान कैसे अपनी कार में ढेर सारा बारूद लेकर पूरा दिन दिल्ली में टहलता रहा और कैसे किसी को पता ही नहीं चला कि ये कहां पर है, या फिर कैसे कोई पुलिस या कोई टीम इसको पकड़ ही ना सकी। जबकि जो दूसरी चीज डिस्कस की जा रही है वो ये है कि अभी इस मामले को लेकर सारी चीजें क्लियर हो ही नहीं सकी हैं। मतलब अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इनका टारगेट और इनका मकसद ही यही अटैक था कि जो इन्होंने किया है, तो कोई कह रहा है कि मंसूबा और टारगेट कुछ और ही था, मगर क्योंकि 9 नवंबर के दिन जो छापेमारी हुई थी और डॉक्टर उमर को ये महसूस हो गया था कि उसके सारे साथी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस उस तक भी पहुंच ही जाएगी, तो उसने हड़बड़ाहट में मतलब कि पैनिक में आकर ये धमाका किया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस मामले से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें अभी तक खुल ही नहीं सकी हैं। इवन अगर इंडियन गवर्नमेंट पर भी नजर डालें तो उसने इस धमाके को, इस पूरे मामले को एक आतंकवादी हमला तो घोषित कर दिया है, लेकिन इस मामले से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें खुफिया ही रखी हैं।
जो भी चीजें हम लोगों को पता चली हैं या पता चल रही हैं वो सब मीडिया सोर्सेज से चल रही हैं, और इन्हीं मीडिया सोर्सेज के जरिए से ही इस धमाके के 1-2 दिन बाद ही हर तरफ टर्की का एंगल भी दिखाई देने लगा था। मीडिया में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में ये जो बंदा था, मतलब कि डॉक्टर उमर, ये लगातार टर्की में बैठे हुए एक हैंडलर के जिसका नाम युकासा बताया जा रहा है उसके कांटेक्ट में था। और तो और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल इन दोनों लोगों ने टर्की का सफर भी किया था, और शायद इसी सफर के दौरान ही इन लोगों की जैश ए मोहम्मद के बंदों से मुलाकात हुई थी और उनकी तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अब यहाँ पर साथियों नोट करने वाली बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली टर्की के एंगल के मामले में कोई भी बयान नहीं दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो इंडियन मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर टर्की का रिस्पॉन्स आ चुका है, और टर्की की तरफ से कहा गया है कि इंडियन मीडिया में चलने वाली इस तरह की तमाम खबरें झूठी हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि टर्की ने तो ये कहा है कि मीडिया का ये जो अभियान है ये दरअसल टर्की और इंडिया के रिश्तों को खराब करने की कोशिश है। अब इस पूरे मामले में टर्की की जमीन वाकई इस्तेमाल हुई है या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में तभी पता चलेगा कि जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या कीमती राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, ऐसी ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।